Hello friends, so in this video we are discussing MCQs of paper 1 of NET exam. NET exam का जो पेपर 1 था that MCQs we will be solving. इसके पहले की भी वीडियो में we have solved few MCQs of paper 1 of 2023 दिसंबर 2023 में जो नेट का एग्जाम था उसमें जो पेपर 1 था, पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल। इसके पहले हमने पेपर 2 के लॉ के जितने एमसीक्यूज थे वो सब हमने सॉल्व किए हुए हैं, बट पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स वेदर यू टेक लॉ, जियोग्राफी, कॉमर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो हम लोग इसके एमसीक्यूज वी विल बी सॉल्विंग। ऑलराइट, so MCQ number 1, okay, MCQ number 31st. Given below are two statement in the context of digital technologies for entertainment. तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी में कह रहे हैं इमेजेस आर जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग। और स्टेटमेंट 2 है इन ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। तो देखिए, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, आप देखे होंगे कि आपको कुछ एक हेडसेट पहना देते हैं और वर्चुअल रियलिटी में आपका वर्ल्ड शट आउट हो जाता है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, तो आप कंप्लीटली रियल वर्ल्ड से अलग रहते हैं। आजकल आप बहुत से मॉल्स में भी आपको मिल जाएगा इसका वर्चुअल रियलिटी का इफेक्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि आप किसी और वर्ल्ड में ही हैं। ठीक है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड में आप कुछ कुछ डिजिटल एलिमेंट्स यू कैन एक्सपीरियंस। आप इस रूम में हैं, सामने कोई एक टीवी आ जाएगा विच यू कैन एक्चुअली टच, तो ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इसमें उल्टा दिया हुआ, ये कह रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में इमेजेस आर जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड दे आर प्रोजेक्टेड इनटू रियल लाइफ। ऐसा नहीं, ये तो ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है, वर्चुअल रियलिटी में तो शट आउट हो जाते हैं आप, जो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में दिया हुआ है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में दिया है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट, ये वर्चुअल रियलिटी के लिए स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 1 जो है ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए सही है, तो ये इंटरचेंज हो गया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑलराइट, नाउ एमसीक्यू नंबर 32nd। अब देखिए, ये एपीएस स्टाइल रेफरेंसिंग में भी आता है। अगर आपको ये एपीएस स्टाइल रेफरेंसिंग और ये सब की जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स के रेफरेंसिंग होते हैं, तो उस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा नोट्स लेंगे उसमें ये सारे पेपर 1 पेपर 2 के आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जस्ट फॉर ₹1000। 1000 में पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स मिल जाएंगे। यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938। ऑलराइट, तो आपको सारे केस में नोट्स मिल जाएंगे। सो नाउ कमिंग बैक, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसको सही सीक्वेंस में हमें करना है इन एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में वी हैव टू डू, तो एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में क्या होता है, सबसे पहले ऑथर का नेम होता है, ऑथर का लास्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम, फिर उसके फर्स्ट नेम का इनिशियल होता है, इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर किस ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बाद टाइटल होता है पेपर का, फिर जर्नल का नेम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑथर का नाम आएगा, उसके बाद आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर आएगा टाइटल ऑफ रिसर्च, फिर आएगा नेम ऑफ जर्नल। तो होगा आंसर डी बी ए सी। सो ऑप्शन 4 डी बी ए सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 33rd, if a big corporate house establishes university in India, quality professional training and education can be given to students. Statement 2, it is expected that universities and institutes established by corporate houses will be world leaders in education. देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को शायद ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसमें ये सही भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर आप देखो बिग कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बनाए तो बहुत से अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सब वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है,
बट क्या उससे गवर्नमेंट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, केम्ब्रिज वगैरह है। तो इंडिया में भी देखिए कहीं ना कहीं एक चीप एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही बेटर रहेंगी। तो इसमें क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सही हो सकता है, जनरल आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो स्टेट ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जरूरी नहीं है कि बच्चों को क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे पाए चीप प्राइसेस। हो सकता है क्वालिटी ट्रेनिंग दे पाएंगे, बट क्या उसके प्राइसेस अफोर्डेबल रहेंगे? बट स्टेटमेंट 2 तो आपका एक्सपेक्टेड है ना, वो तो देखने में समझ में आएगा। सो आई अगर आपको देना ही ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं वैसे, बट अगर आपको आंसर करनी है देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 34, राइजिंग न्यूट्रिएंट लेवल इन लेक चेंजेस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बायोटा प्रेजेंट हियर। तो देखिए जब भी ये एक कॉन्सेप्ट होता है यूट्रोफिकेशन, ये उसके ऊपर है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? यूट्रोफिक लेक्स नॉर्मली हैव क्लियर वाटर एंड कंटेन लिटिल बायोमास। देखिए यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ना, जो भी इंडस्ट्री से सुवेज आता है या कुछ भी न्यूट्रिशन लेवल जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे जो पानी रन ऑफ होके जा रहा है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा वो सब पानी में जाके मिल जा रहा है। उससे होता क्या है, रिवर वाटर में रिवर बॉडी जो है, वाटर बॉडी के ऊपर एल्गे ब्लूम हो जाता है, एल्गे जम जाता है, क्योंकि वाटर का न्यूट्रिशन लेवल हाई हो गया। तो उसमें एल्गे और बहुत से प्लांट्स आ जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बायोटा आ जाता है। अब बायोटा आने की वजह से आप देखे होंगे बहुत से वाटर बॉडीज में ऊपर हरा-हरा पूरा रहता है। वो सब एल्गे ब्लूम है। उसमें बायोटा पूरा है। ठीक है? उससे सनलाइट नहीं आएगी। सनलाइट नहीं आएगी तो अंदर के जो प्लांट्स हैं, जो उस वाटर बॉडी के अंदर हैं या जो एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर वो मरने लग जाएँगे। तो कहीं न कहीं मेरीन डाइवर्सिटी भी इफेक्ट होती है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें राइजिंग न्यूट्रिएंट लेवल इन लेक चेंजेस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बायोटा प्रेजेंट है, ये बात तो सही है। बट यूट्रोफिक लेक नॉर्मली हैव अ क्लियर वाटर, ये गलत है। उसके ऊपर तो ग्रीन पूरा बन जाता है ना, एल्गे ब्लूम। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, ये सब भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कुड गेट अ फिलिप विद द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन इन 1921। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट कहां से मिला? तो देखो 1921 में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टेग्रे रिफॉर्म्स। उसमें एजुकेशन को ज्यादा आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया। तो जब प्रोविंसेस को एजुकेशन मिल गया तो वो लोकल लैंग्वेजेस और इन सब में एजुकेशन को किए प्रमोट, जिससे नेशनल एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प आई। तो योर ऑप्शन नंबर 2, इंडियन मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंसेस। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन डे बेस्ट सेलर? तो वन डे की मीडिया कौन सी होती है? न्यूज़पेपर। आज का ही न्यूज़पेपर वैल्यूएबल है, कल के न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। जो मतलब कल का न्यूज़पेपर था वो आपका रद्दी के भाव ही बिक रहा है। बट आज का न्यूज़पेपर आपको 5 रुपए का मिलेगा, कल का न्यूज़पेपर पूरा 1 किलो आपको 5 रुपए का मिलेगा। ठीक है? तो इसमें वन डे बेस्ट सेलर है। तो टाइम की बहुत वैल्यू है। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली करेक्ट? नो मेटल आर गैसेस, नो गैसेस आर मेटल, नो मेटल आर नॉन गैसेस, ऑल मेटल आर नॉन गैसेस। देखिए नो मेटल आर गैसेस, नो गैसेस आर मेटल्स, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस, ये भी सही है। तो ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन विल बी ए फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड डी। ऑलराइट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 1, A, B, and D. No metal are gases, no gases are metal, and all metals are non-gases. Identify the software used for detecting plagiarism. So Turnitin is a very useful software. Authenticate is also a software. Mendeley is not a software, it is a referencing manager. Bibliography और referencing बनाने में ये help करता है। ठीक है, तो आंसर will be B and D. ठीक है, so B and D is given in option 4. So option 4 will be the right answer. All right. Option 4, B and D is the right answer. Which of the following types of assessment would be most beneficial for students ability to debate? तो देखिए आपका जो असेसमेंट होता है बहुत से टाइप्स का होता है। तो इसमें जैसे समेटिव असेसमेंट होता है, ये एंड टर्म लिया जाता है। एंड टर्म जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है वो समेटिव असेसमेंट है कि भाई आपकी क्या लर्निंग आउटकम्स है, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, क्या आपने समझा। ये समेटिव असेसमेंट है जो कि आपका एंड टर्म एग्जाम होता है। ठीक है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपका कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होता है, मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअस होती है। तो ये आपका जो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट आपके जो एग्जाम्स में होते हैं ना थ्रू आउट क्लासरूम्स में, वो आपका फॉर्मेटिव हो गया। स्पैटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका पास्ट, आप अपना कंपटीशन खुद रहते हो, आप पहले क्या थे उसके बेसिस में आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, ये आपके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहता है। ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होता है, ये आपका है कि आप उसको रियल लाइफ में कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ या रियल टास्क एप्लीकेशन होता है। तो इसमें आपका एक इनोवेशन माइंड आता है, प्रेजेंटेशंस, कैसे आप जो भी नॉलेज आपने लिया रियल लाइफ में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिबेट में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट विल बी द राइट आंसर। फिर इन एयर पोल्यूशन नाइट्रोजन NOx ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूड्स, तो देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड कुछ होता नहीं, ये सभी कुछ होता नहीं, तो आंसर विल बी A and C, ऑप्शन नंबर सेकंड। If you wish to test whether population mean is lower than some hypothesized value, you would apply. तो अगर आपका population mean is lower than some hypothesized value, then one tail test लगता है, ऑप्शन नंबर 1 will be the right answer. Okay, then अब इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला, when passive defense systems are encouraged, defensive response will resist attitudinal change if we apply the inoculation theory। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका inoculation theory पे है, पहले ये थ्योरी समझ लो तो ये समझ में आ जाए। A strong dose of argument will strengthen the receiver's immune system। तो देखिए inoculation theory क्या होता है, अगर आपका कोई बिलीफ है और अगला पार्टी आपको उस बिलीफ के अगेंस्ट में कोई आर्ग्यूमेंट देता है जो कि बहुत वीक है, लेट्स से अगर आपका बिलीव है कि राहुल गांधी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर, अगला पार्टी आपको बिलीव दे रहा है कि नहीं देखो भले ही वो इतने इलेक्शंस हारा बट वो 2 इलेक्शन जीता भी था, उसने भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी, तो एक वीक आर्ग्यूमेंट है कि राहुल गांधी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो इससे क्या होगा, जो आप अगले के वीक आर्ग्यूमेंट देने की वजह से जो आपका अपना बिलीफ था, भले ही वो सही हो या रॉन्ग हो, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं करोगे। तो इसका मतलब है वॉट एवर यू आर बिलीविंग, इनोक्यूलेशन थ्योरी का वॉट एवर यू आर बिलीविंग, इफ द अदर पार्टी इज गिविंग अ वीक आर्ग्यूमेंट जो कि आपके बिलीफ से अगेंस्ट में है, उसको फेवर करते हुए वीक आर्ग्यूमेंट देता है, तो उससे आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ पैसिव डिफेंस सिस्टम आर इंकरेज, अ डिफेंसिव रिस्पांस विल रेसिस्ट एटीट्यूडनल चेंजेस। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ आर्ग्यूमेंट विल स्ट्रेंथन द रिसीवर्स इम्यून सिस्टम, ऐसा नहीं है, अ वीक डोज, आपके अगेंस्ट का जो वीक आर्ग्यूमेंट है वो, अगर कोई आपको बोले नहीं कांग्रेस ने तो इतना हेल्प किया पूरे इंडिया को और जेन्युइन पॉइंट्स दे, तो आप हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आपका माइंड हो सकता है चेंज हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. All right. Science education in India was first started in Calcutta in 1817. कहाँ स्टार्ट हुआ था? So the answer is हिंदू कॉलेज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज नहीं है, ये कोलकाता का, इसका नाम अब बदल के हो चुका है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले एजुकेशन कलकत्ता में ही स्टार्ट हुई थी साइंस की इंडिया में। ठीक है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 1817। ओके, अब इसका नाम बदल चुका है, पहले ही हिंदू कॉलेज नाम था। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 44। अ पर्सन, देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अ पर्सन ट्रेवल 365 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। 365 किलोमीटर्स वो ट्रेवल करता है 8 आवर्स में, और 2 स्टेजेस में। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, और सेकेंड पार्ट में वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, ये बस से है, फिर वो ट्रेन से करता है एट 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो अगर मान लो ट्रेन से उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बस से कितना किया, 365 माइनस x। ऑल राइट, तो कितना डिस्टेंस उसने यहां ट्रेवल किया होगा। तो अब आप ये देखो, इसमें दो इक्वेशन बन सकते हैं, है ना। पहला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो। ऑल राइट, तो इसमें सबसे पहला क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड चली है, डिस्टेंस क्या है 365 माइनस एक्स।
और टाइम क्या है, तो टाइम आपको यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है, 8 आवर्स का है, तो टाइम आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, दूसरा क्या है, ये कौन सा है, 55 किलोमीटर पर आवर, 2 बन जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। ऑलराइट, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, और T1 प्लस T2 हो जाएगा 8 आवर्स। ऑलराइट, तो आप ये पूरा सॉल्व जब आप करें वो दोनों इक्वेशंस को, इफ यू विल सॉल्व, सो योर आंसर विल कम। आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सॉल्विंग एज ऑफ नाउ, आप इन दोनों इक्वेशन से यू कैन सॉल्व। Which of the following approaches to the analysis of content is based on the study of science? तो साइंस के स्टडी में क्या कौन सा कंटेंट यूज होता है। ऑलराइट, तो साइंस के कंटेंट में कौन सा यूज होता है, सेमियोटिक्स। सो सेमियोटिक्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सेमियोटिक्स आपका साइंस का स्टडी है, एथनोग्राफी आपका रेस का स्टडी है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रिसर्च तो रिसर्च में, तो सेमियोटिक्स विल बी द राइट आंसर। अब आप आ जाइए 46 to 50, ये लास्ट, इसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन ही होते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर साउंड्स व्हिच आर लाइक्ड बाय, तो देखिए इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के बेसिस में आपको पढ़ना है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड तो इनऑडिबल टू ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स इस साउंड में बात करते हैं। द म्यूजिशियंस द ऑफ द स्काई आर, तो ये तो बर्ड्स होगा, ऐसे भी समझ में आ रहा है, बट आपके ये आर्टिकल में भी दिया हुआ है। द म्यूजिशियंस ऑफ द सॉरी, यहाँ पे देखिए, whales and dolphins are sometimes called musician of the sea as birds are of the sky, तो मतलब birds को ये कह रहे हैं sky का musician, so answer will be fourth, option 4, ठीक है। what are the various ways in which animal communicate with one another, तो song and dance, speech, science, speech से तो नहीं करेंगे, साइंस से कर लेंगे, साउंड, साइंस, A, C and D, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक। शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉल्ड म्यूजिशियंस ऑफ द सी, गलत। वेल्स और डॉल्फिन लिखा था उसमें, तो शार्क्स तो ये तो गलत हो गया। बेबी बर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर नीड, ये भी गलत है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। एनिमल्स आर यूज्ड टू, ये सब उसमें दिया हुआ है आपके पैसेज में, आप अगर पैसेज देखोगे सो इसमें एनिमल्स क्या क्या करते हैं। When faced with danger, animal warn others using signals such as mock charges, grimaces, sound. They also call their mates, inform other members of the group, source of food, अपनी टेरिटरी बताते हैं कितना है ना। सो क्या कर सकते हैं, एनिमल्स यूज साउंड्स टू, साउंड से वो क्या करते हैं, वॉर्न ऑफ डेंजर, एडवर्टाइज अपनी कितनी लैंड एरिया उनकी है। आप देखिए डॉग्स अक्सर कोई उनके इलाके में आ जाए वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। कॉल देयर मेट्स, इनवाइट एनिमीज क्यों करेंगे, बाकी तो सब सही है। ए बी सी ई, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अब इसके बाद तो पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो पेपर 1 वी सॉल्व, इसमें कुछ क्वेश्चंस और थे 20 प्लस, ये हमने 30 से स्टार्ट करना स्टार्ट किया था। वी कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ओके। ये देख लीजिए यहाँ से जो क्वेश्चन है 20 प्लस से, ये सब क्वेश्चंस हमारे मिस हुए हैं। पहला देख लेते हैं, एडमोडो हेल्प्स टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट्स, ये बात सही है। एडमोडो एक ऐप होती है जो कि अब नहीं है, वो टीचर को पढ़ाने के लिए हेल्प करती है। डुओलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी सही। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज फेलेशियस एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, तो देखिए बिकॉज ऑफ द मिडिल टर्म बिंग टू नॉरो, तो इसमें एक इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है जिसमें मिडिल टर्म के ऊपर होता है। मिडिल टर्म अगर बहुत नैरो, इसमें आप देखना साधारण एंड असाधारण, साधारण एंड इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, यहां पर मिडिल टर्म इज टू नैरो, ठीक है। मिडिल टर्म का कोई ये आएगा असाधारण में, जहां पे मिडिल टर्म का कंप्लीट लिंक नहीं है उसके साथ, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स ही रिफर करना पड़ेगा। देन रिस्क, इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो ये भी हो ही जाएगा आराम से।
रिस्पॉन्स रिस्क, रिस्क क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर एट रिस्क, ये तो एक्सपोजर हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स कॉजिंग लॉसेस, एक्शंस टू मिटिगेट, रिस्पॉन्स हो गया, मिटिगेट लॉसेस, डी का 1 हो गया, तो ये और ये हो जाएगा। बी का क्या किया है? थर्ड, बी का थर्ड तो विल नॉट बी देयर। डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस आपका रिस्क जो है मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट, इसमें अगर आप देखो एक्शंस टू मिटिगेट लॉसेस तो रिस्पॉन्स हो गया आपका, ठीक है। डी का फर्स्ट कर देते हैं, देन ए का देखते हैं, ए का एक में सेकंड एक में थर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स कॉजिंग लॉसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर एट रिस्क, तो बी का आई थिंक इसमें होना चाहिए सेकंड, ठीक है। एक्सपोजर होगा थर्ड, तो अगर ए विल इज सेकंड, ए इज सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एंड डी इज 1, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, देखिए ये सीरीज थोड़ा इसमें ना, ये आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाले देते हैं जो कि आप ना ही कर पाओ, ठीक है। इसका आंसर होगा 20 एंड 60, बट इसका लॉजिक इज वेरी वियर्ड, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ ही देना चाहिए। बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक लगाएं, यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट। द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बिगैन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, तो ये हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी है, ये आपका एलपीजी के बाद से 8th 5-year प्लान से प्राइवेटाइजेशन को एजुकेशन में ज्यादा प्रमोट किया गया है। Which of the following correctly represent the meaning of the word ante? Ante का मतलब before, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में एंटे मतलब ये जो रेफरेंस है पहले दिया हुआ है, इस जगह पे दिया हुआ है, एंटे मतलब इसके पहले दिया हुआ है। इन अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स, अगर आप कोई आदमी खुद से पढ़ता है तो उसका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज क्या होगा? मतलब उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग पता है कि वो कैसे अच्छे से ग्रैप्स कर सकता है, तो इसमें कंटेक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज होगा। ये दोनों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सो ए, बी एंड सी, ऑप्शन 3। अब देखो इसमें क्या है, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ग्रीक रिटोरिकल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सो इसमें ना 3 चीजें होती हैं, ईथोस, पैथोस एंड लोगोस। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो इन 3 फैक्टर्स में ध्यान देना होगा। ईथोस मतलब आपकी अथॉरिटी, जो भी आप बोल रहे हैं उसमें होनी चाहिए। आपका एक ऑरा होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि लोग आपको सुने, ठीक है। आपकी एक एथिक्स या इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर पैथोस मतलब आप ऑडियंस से कनेक्ट करो, एक एम्पैथी होनी चाहिए, आप ऑडियंस के इमोशंस को समझो और उसको अपने कम्युनिकेशन में रखो, उनके इमोशन को समझते हुए बात करो। एंड लोगोस, जो भी आप बात करते हो उसमें एक लॉजिकल भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक सेंस होना चाहिए। तो आंसर विल बी सी, डी एंड ई, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 29, द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन हेल्थ ओनली, ये बात सही है। Fluorine emitted in the air from various has significant phytotoxicological effects, ये भी बात सही है। So both the statement 1 and 2 are correct, ठीक है। तो अब यहां तक हमने सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑफ द पेपर 1। तो पेपर 1 का हमने मैक्सिमम एमसीक्यू सारे ऑलमोस्ट कर लिया है ऑफ नेट एग्जाम दिसंबर 2023। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ईयर्स के जो पेपर हैं उसके पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी रिलेटेड टू लॉ एमसीक्यूज, तो दैट वी विल बी सॉल्विंग। सो थैंक यू ऑल।